नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम ध्वनि अर्थात साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपके फिजिक्स का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम हर वो फैक्ट कवर करेंगे ध्वनि से संबंधित जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। जिन लोगों ने पेड क्लास ज्वाइन नहीं किया है, करना चाहते हैं, चाहे प्रयोगशाला परिचारक हो, CGPSC, CGUAPM या कोई सिंगल सब्जेक्ट लेना हो, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाकर अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस टाइप करना है। आपको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। इन केस अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी पूछताछ करना हो, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप व्हाट्सएप में भी जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ एप्लीकेशन में भी चैट का ऑप्शन रहता है, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक पे आएंगे। टॉपिक का नाम है ध्वनि अर्थात साउंड। आप सबको पता ही होगा कि ध्वनि क्या होता है ना। जो मैं बात कर रहा हूँ आप सुन पा रहे हैं, तो आप ध्वनि को सुन पा रहे हैं। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार का एनर्जी भी है, और ध्वनि क्या है, एक कंपन से उत्पन्न होने वाला तरंग है। ठीक है, अब तरंग की बात कर रहे हैं हम, तो तरंग भी बहुत प्रकार के होते हैं, तो वो सारे चीज़ हम पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से आप सुनिएगा। तो ध्वनि जो है एक प्रकार का तरंग है जो कि कंपन से उत्पन्न होता है, ध्यान देंगे। और ध्वनि को संचारित होने के लिए अर्थात एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए, ट्रैवल करने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। वो माध्यम चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, या फिर गैस हो, ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए माध्यम अति आवश्यक है। तब ही ध्वनि जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है। जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मेरे सामने कोई व्यक्ति जो है वो मेरी आवाज़ सुन पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माध्यम है, हवा है। लेकिन वही हम अंतरिक्ष की बात करें, तो जो दो एस्ट्रोनॉट है, दो अंतरिक्ष यात्री, सामान्य तौर पर एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंतरिक्ष में निर्वात है, कोई आपका माध्यम तो है नहीं। इसलिए वो गैजेट के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं। ऐसे साधारण तौर पर ध्वनि वहाँ पे तो ट्रैवल होगा नहीं, इसलिए बात नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि ठोस, द्रव, गैस, माध्यम की आवश्यकता होती है। और माध्यम का घनत्व अगर अच्छा रहेगा, जैसे ठोसों में कण पास पास होते हैं, घनत्व अच्छा रहता है, तो जहाँ भी माध्यम में कण पास पास रहेंगे, घनत्व अच्छा रहेगा, ध्वनि जो है अच्छे से ट्रैवल कर पाएगी, मतलब ध्वनि की गति वहाँ पर ज़्यादा रहेगा। द्रव में उससे थोड़ा सा कम और गैस में उससे थोड़ा सा कम। तो याद रखेंगे वो चीज़। ठीक है, ध्वनि जो है ऊर्जा का एक रूप है जो कि कंपन से ही पैदा होता है, एक तरीके का तरंग है ध्वनि। जैसे यहाँ पर आप इमेज में देखेंगे, ये एक स्पीकर है। अगर आप स्पीकर को ध्यान से देखेंगे तो स्पीकर जो है कंपन करता है ना। उसके ऊपर को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कंपन करता है। तो ध्वनि का जो तरंग है, तरंग भी बहुत प्रकार के होते हैं। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगा कि क्या होता है चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर होता है कंपन। तो यहाँ से जो तरंग निकल रहा है, इसकी प्रकृति देखेंगे तो कुछ जगह पे जो डेंसिटी मतलब घनत्व ज़्यादा है, और कहीं पर जो है घनत्व कम है। ठीक है, और कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, ना कि ऐसे। जो पानी का लहर होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है, और ध्वनि ऐसे ट्रेवल कर रहा है जो कि आपका अनुदैर्ध्य तरंग होता है। अनुदैर्ध्य तरंग में जहाँ पर आपको घनत्व ज़्यादा दिखता है उसको कहा जाता है संपीड़न, अर्थात इंग्लिश में कंप्रेशन। और जहाँ पर फैलाव दिखता है उसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन, अर्थात विरलन। तो ध्वनि जो है एक तरीके का अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग को मैं आपको अच्छे से स्पष्ट करूंगा आगे, है ना। अब अगर आप देखेंगे तो जो ये तरंग संचरण की दिशा है, इसी के लंबवत ही यहाँ पर संपीड़न और विलन देखने को मिल रहा है। इसको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। तो अभी के लिए आप क्या याद रखेंगे कि ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग के अंतर्गत आता है। वैसे ध्वनि क्या है, एक तरीके का यांत्रिक तरंग है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि तरंग भी जो है वो दो प्रकार को देखने को मिलता है। तरंग मतलब होता है वेव, है ना। ये दो प्रकार का होता है, एक तो हो गया आपका यांत्रिक, दूसरा हो गया आपका अयांत्रिक। अयांत्रिक को हम विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, इंग्लिश में मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यांत्रिक तरंग भी दो प्रकार का होता है, अनुप्रस्थ तरंग, और दूसरा होता है आपका अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, तो ध्वनि जो है ये वाला तरंग है। यांत्रिक तरंग में
अगर आप देखेंगे तो यांत्रिक तरंग को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, मतलब तरंग को संचारित करने के लिए, ट्रेवल करवाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग के केस में ऐसा नहीं होता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि प्रकाश जो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत आता है। आपका जो सूरज का रोशनी है, सूरज का प्रकाश है, वो धरती तक आ जाता है अंतरिक्ष से होते हुए, क्योंकि उसको माध्यम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ध्वनि जो है एक यांत्रिक तरंग है, ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग, याद रखेंगे। इसलिए ध्वनि को क्या है, माध्यम की आवश्यकता पड़ जाती है। ध्यान देंगे, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। मुख्य रूप से हम उन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं जो मानव के कान से सुनाई पड़ती है, क्योंकि हम जिसको सुन पाते हैं हम उसी को ध्वनि कहते हैं। मानव की जो श्रवण क्षमता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है ना। वो क्या चीज़ है उसको भी मैं आगे के स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि ध्वनि जो है आपको माध्यम, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, या फिर आपका पदार्थ की चौथी अवस्था जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, सब में संचरण ध्वनि का संभव है। लेकिन निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। यांत्रिक तरंगे मैंने आपको बताया था दो प्रकार का होता है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो ये जो अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इसी के रूप में ध्वनि चलती है। ध्वनि के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ध्वनि की डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ध्वनि की गति जो है ठोस में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होती है। इसका क्या कारण है, जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है ध्वनि की गति बढ़ती है, क्योंकि ठोसों में क्या है, कण पास पास रहते हैं, इसलिए अच्छे से ध्वनि वहाँ पर गति करती है। गैप ज़्यादा नहीं रहता तो एनर्जी लॉस कम होता है, ऊर्जा का ह्रास ज़्यादा नहीं होता। जैसे गैसों में जो है ध्वनि तुरंत ध्वनि जो है गति कर रही है, तो ध्वनि एक तरह की तरंग है, तो एक कण से दूसरे कण में जाने पे उसको एनर्जी लॉस हो जाता है, इसलिए वहाँ पर गति कम रहता है। तो जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है ध्वनि की गति बढ़ती है, और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है यहाँ पर भी ध्वनि की गति बढ़ जाती है। लेकिन दबाव की वृद्धि या कमी में ध्वनि की गति अपरिवर्तित रहती है, अर्थात प्रेशर कम हो गया या फिर ज़्यादा हो गया, इसमें ध्वनि का कोई लेना देना नहीं, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं, जिसे हवा में ध्वनि की गति अगर आप देखेंगे तो 343 मीटर पर सेकंड देखने को मिलता है, कम है। पानी में देखेंगे तो उससे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, पानी में ध्वनि की गति 1483 मीटर पर सेकंड। और लोहे में ध्वनि की गति देखेंगे तो ठोस है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहेगा 5130 मीटर पर सेकंड। तो इससे हमको समझ के आता है कि ठोसों में ध्वनि की गति अच्छी होती है। और मनुष्य का कौन सा अंग जो ध्वनि उत्पन्न करने में मदद करता है, ऐसा क्वेश्चन है, तो इसका नाम है स्वर यंत्र। अगला है, ध्वनि तरंगों के प्रतिबिंब के कारण ध्वनि की पुनरावृत्ति को प्रतिध्वनि कहा जाता है। जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है ना, चिकनी सतह में जब प्रकाश जाती है तो परावर्तन हो जाती है, उसी तरीके से ध्वनि की भी पुनरावृत्ति होती है। जैसे अगर आप देखेंगे बड़ा हॉल रहेगा या फिर एक रूम जिसमें कोई सामान नहीं है, अगर आप बात करेंगे तो गूंजता है साउंड, उसी को हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं, या फिर गूंज रहा है आवाज़, इस तरीके से कहते हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर गाना रिकॉर्ड किया जाता है, जहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, या कोई स्टूडियो हो जहाँ पे ध्वनि की पुनरावृत्ति या फिर इको बचाना रहता है, वहाँ पर साउंड प्रूफिंग किया जाता है। दीवारों में क्या किया जाता है, या तो पर्दा लगा दिया जाएगा, है ना, या कपड़े लगा दिए जाएंगे, या फोम लगा दिए जाएंगे। इससे होता क्या है, ध्वनि की जो तरंग है वो दीवार से जब टकराती है तो पर्दा, कपड़ा, फोम ये जो है उसको सोख लेता है ना, और उसको क्या करता है, परावर्तित नहीं करता, इसलिए वहाँ पर ध्वनि स्पष्ट हमको सुनाई देती है। तो याद रखेंगे कि ध्वनि की जो पुनरावृत्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। और प्रतिध्वनि के उत्पादन के लिए न्यूनतम 17 मीटर की दूरी आवश्यक होती है। ध्वनि की तीव्रता की जो इकाई होती है उसको हम डेसिबल कहते हैं। ठीक है, ध्वनि को तीव्रता की इकाई पूछा जा सकता है, क्या है, डेसिबल कहते हैं। मानव कान लगभग 20 हर्ट्ज से आपका 20 किलो हर्ट्ज, लगभग 20 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को ही सुन सकता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, श्रव्य प्रयास या फिर श्रव्य ध्वनि। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि का परावर्तन एवं अपवर्तन होता है प्रकाश की तरह। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये आपका माइक्रोफोन है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये माइक्रोफोन है। अब ये जा रहा है ध्वनि यहाँ पर, अब ये ध्वनि को क्या है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके आगे प्रोसीड करता है। लाउड स्पीकर के केस में अलग है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कौन सा गैजेट किस ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो आप इसको याद रखेंगे। ये माइक्रोफोन है
और ये है आपका लाउड स्पीकर। अगला है ध्वनि का उत्पन्न होना। किस तरीके से ध्वनि उत्पन्न होता है? तो ध्वनि किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होता है। देखेंगे यहाँ पर इसको पीटा जा रहा है ना, तो बल, बाह्य बल लगाएंगे तब ध्वनि उत्पन्न होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें कंपन आ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जिसमें प्रत्यास्थता अधिक हो, है ना, इलास्टिसिटी अधिक हो, वहाँ पर ध्वनि अच्छा उत्पन्न होता है। अलग अलग वस्तुओं से अलग अलग तरह की ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। जैसे आप लकड़ी को पीटेंगे, लोहे को पीटेंगे तो अलग अलग आवाज़ आएगा, लेकिन जब आप लोहे को पीटेंगे, स्टील को पीटेंगे तो ज़्यादा तीखा आवाज़ आएगा, ज़्यादा तेज़ आवाज़ आएगा, क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी जो है लकड़ी के कंपेयर में बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ध्वनि पदार्थ के प्रत्यास्थता या फिर जड़त्व पर निर्भर करता है। जड़त्व या फिर प्रत्यास्थता क्या है? अगर हम कोई बाह्य बल लगाते हैं किसी भी चीज़ पर, तो वो अपनी अवस्था बनाने का प्रयास करता है, अर्थात पुनः अपनी अवस्था में आने का प्रयास करता है। तो जो जितनी जल्दी अपनी अवस्था में आ जाता है उसको हम कहते हैं प्रत्यास्थता। जैसे इसको पीटा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कंपन पैदा हुआ, लेकिन ये अपनी वापस अवस्था में आ गया, इसको कहा जाता है प्रत्यास्थता। जैसे आप रबड़ को खींचोगे वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, लेकिन रबड़ की प्रत्यास्थता कम होती है, लोहे की प्रत्यास्थता ज़्यादा होती है, ठीक है। इस चीज़ को आपको हम आगे पढ़ाते हैं, देखिएगा। यांत्रिकी में प्रत्यास्थता पदार्थों के उस गुण को कहते हैं जिसके कारण उस पर बाह्य बल लगाने पर उसमें विकृति, डिफॉर्मेशन पैदा होता है, परंतु बल हटाने पर वह अपनी मूल स्थिति में आ जाती है। अर्थात प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसमें वह अपने आकार या आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है, जैसा कि जड़त्व। किसी वस्तु में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता पड़ती है। जो पदार्थ जितना ज़्यादा प्रत्यास्थ होगा वह उतनी ही शीघ्रता से अपनी पूर्ण स्थिति में आने की कोशिश करेगा, जैसे कि धातु। इसलिए धातु से बने पदार्थ रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होते हैं। इसी कारण इन्हें मोड़ना या खींचना रबर की अपेक्षा ज़्यादा कठिन होता है। ऐसे पदार्थों में अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है। कोई भी मेटल को अगर आप पीटेंगे तो वहाँ पे ध्वनि ज़्यादा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे ये है ध्वनि। ध्वनि के तरंग किस तरीके से निकलता है? अनुदैर्ध्य तरंग निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ध्वनि के लिए क्या है? कंपन की आवश्यकता पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए बिल्लू भैया इसको भयंकर पीट रहा है तो यहाँ पे ध्वनि आ रहा है। तो इस तरीके से कंपन से ध्वनि पैदा होता है ना। अगला है कंपित वस्तु की लंबाई भी ध्वनि को प्रभावित करती है। एक सीमा से कम लंबाई वाले कंपित वस्तु सुनाई नहीं देती है, अर्थात ध्वनि की लंबाई बहुत कम है तो सुनाई देगा ही नहीं, ये चीज़ कहा जा रहा है इसमें। अगला है ध्वनि का हम तक पहुंचना। हम तक कैसे पहुंचता है? तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि माध्यम के सहारे से ही पहुंचता है। ध्वनि बिना माध्यम के संचारित नहीं होती। माध्यम वह पदार्थ जिसमें ध्वनि संचारित होती है माध्यम कहलाती है। माध्यम ठोस, द्रव, गैस सब हो सकता है। ध्वनि का संचार माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है, और घनत्व जितना अधिक होगा ध्वनि का संचरण भी उतना ही अधिक होगा। ये सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। ठोस तथा द्रव माध्यम के कण गैस की तुलना में पास पास होते हैं, अर्थात इसका घनत्व अच्छा है, तो गैस की तुलना में अधिक होता है, जिससे वस्तु के कंपन के कारण कणों में विस्थापन तीव्रता से होता है और ऊर्जा स्थानांतरण के समय ऊर्जा का ह्रास भी कम होता है। इसी कारण वायु की अपेक्षा ठोस तथा द्रव में ध्वनि की गति तेजी से होती है। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, कि ठोसों में कण का पास पास होते हैं तो वहाँ पर कम ऊर्जा ह्रास होता है, इसलिए वहाँ पर ध्वनि की गति ज़्यादा होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये वाला ठोस में ज़्यादा, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्वनि की गति किस में ज़्यादा होती है किस में कम। अगला है तरंगों के प्रकार। मैंने आपको बताया था तरंग दो प्रकार का होता है, यांत्रिक, अयांत्रिक। इसी को हम और डिटेलिंग करेंगे, ठीक है। तो तरंग के द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरण किया जा सकता है, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफर कर सकते हैं ऊर्जा का। तरंग को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। तो तरंग क्या है? जो ऊर्जा का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण करे। जैसे प्रकाश भी एक तरीके का ऊर्जा है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से यहाँ तक आता है। ध्वनि भी एक तरीके की ऊर्जा है जो कि यांत्रिक तरंग के माध्यम से आप कहीं भी ध्वनि अगर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, ठीक है। तो यांत्रिक तरंगों को हम पहले समझते हैं। वे तरंग जो किसी माध्यम, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो,
इसमें संचारित होती है। इन तरंगों के लिए आवश्यक ये है कि माध्यम होना चाहिए, और माध्यम में प्रत्यास्थ, जिसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी या जड़त्व, इसका गुण अगर होगा तो वहाँ पर यांत्रिक तरंगे बड़ी आसानी से तेज गति से गुजरती है। तो यांत्रिक तरंगे भी हमको दो तरीके से देखने को मिलता है। एक होता है अनुप्रस्थ तरंगे, दूसरा अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ तरंगे तरंग संचरण दिशा के लंबवत इस तरीके से श्रृंग और गर्त बनाते हुए चलता है, जिसको ऊपर वाला हिस्सा को हम श्रृंग कहते हैं, नीचे वाला हिस्सा को गर्त कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे जो है तरंग संचरण दिशा के ही समांतर इस तरीके से चलता है। जहाँ पर घनत्व ज़्यादा है तो उसको हम संपीड़न कहते हैं, जहाँ पर घनत्व कम होता है उसको विरलन कहते हैं। यहाँ पर आप इस चीज़ को देखिएगा, है ना। आगे मैं आपको और इसको डिटेलिंग करूँगा, ठीक है। तो ये है आपका अनुदैर्ध्य तरंग, देखिए ध्यान से कि किस तरीके से चल रहा है। और ये है आपका अनुप्रस्थ तरंग, देखिए आपको किस तरीके से चल रहा है। तो अनुदैर्ध्य तरंग को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव इंग्लिश में, और अनुप्रस्थ तरंग को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा अयांत्रिक तरंग, उसके बाद इसको डिटेलिंग करेंगे, ठीक है। अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? तो इनके संचरण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। ये तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती है, जैसे कि प्रकाश तरंगे हो गया, रेडियो तरंगे हो गया, और एक्स तरंगे हो गया। इसको माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं। विद्युत चुंबकीय तरंग सदैव अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? अनुप्रस्थ तरीके से चलती है। देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग कुछ इस तरीके से चलता है ना। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कुछ अगर आप देखेंगे तो 3D टाइप को दिखेगा, आपको इस तरीके से चलते हुए दिखेगा। तो ये होता है आपको विद्युत चुंबकीय तरंगे। यहाँ पे आप देखेंगे और इंटरनेट में भी सर्च कर लेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो रेड वाला है वो है, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, दो फील्ड आपको दिखेगा। इसलिए आपको इसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। 3D टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, कुछ इस तरीके से चलते दिखेगा। तो याद रखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है, जबकि यांत्रिक तरंग स्पेशली साउंड की बात करें तो वो अनुदैर्ध्य तरंग होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अनुप्रस्थ तरंग को, डिटेलिंग कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे इसके बारे में। श्रृंग क्या होता है, गर्द क्या होता है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, और इसके बारे में पूरा डिटेलिंग करेंगे। तो अनुप्रस्थ तरंग का इंग्लिश में नाम है ट्रांसवर्स वेव। जब माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत हो, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तरंग संचरण की दिशा, अर्थात तरंग इस दिशा में बह रही है ना। अब तरंग संचरण की दिशा ये है, और अगर आप देखेंगे तो माध्यम के जो कण है कंपन कैसे कर रहे हैं? इस तरंग संचरण दिशा के लंबवत, मतलब ऐसे ऐसे, है ना। तो लंबवत ये इस तरीके से संचरित कर रहा है। यहाँ पर ये वाला, इसको देखिए जैसे सांप है ना, सांप जैसे हिल रहा है, तो ये होता है आपका तरंग संचरण दिशा के लंबवत। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण ऊपर नीचे गति करते हैं, ऊपर नीचे गति करते हैं, और तरंग की दिशा में समकोण लंबवत बनाते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर समकोण बन रहा है। उदाहरण, पानी में बनने वाली लहर, पानी के ऊपरी सतह पर ही जो है आपका अनुप्रस्थ तरंग संभव है। पानी की ऊपरी सतह अगर आप देखें तो इस तरीके से बनता है ना, पानी का लहर नीचे नहीं बनता है ना, पानी के ऊपर में ही बनता है। तो पानी की ऊपरी सतह में बनने वाला जो लहर है वो आपका अनुप्रस्थ तरंग हो जाता है। अब इसमें आप देखेंगे कि श्रृंग और गर्त क्या होता है। तो अनुप्रस्थ तरंग के ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन को, यहाँ पे ऊपर में देखेंगे तो सबसे अधिकतम विस्थापन ये है, और नीचे में देखेंगे तो सबसे अधिकतम विस्थापन ये है। तो सबसे जो टॉप वाला हिस्सा होता है उसको हम श्रृंग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग में, और सबसे जो नीचे वाला रहता है गर्त, गर्त मतलब नीचे ही होता है ना। बोलते हैं ना तुम गर्त में चले जाओगे, मतलब तुम नीचे में चले जाओगे। तो गर्त अनुप्रस्थ तरंग में नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को हम कहते हैं गर्त। अब है अगला आपका तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी अथवा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को ही अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जैसे कि ये गर्त और ये भी गर्त है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से दो श्रृंग है, इनके बीच की दूरी को भी क्या कहा जाता है? तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। तो दो क्रमागत श्रृंग हो चाहे दो क्रमागत गर्त हो, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। अनुप्रस्थ तरंगे उन्हीं में उत्पन्न की जा सकती है जिनमें दृढ़ता मतलब रिजिडिटी होती है। जैसे सभी ठोस दृढ़ होते हैं, अतः ठोस में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। गैसों में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। गैस में ये अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं की जा सकती, और द्रव में अनुप्रस्थ तरंगे केवल उनके सतहों में बन सकती है
मतलब उनके सतहों में ही बनती, ऊपर में नीचे में नहीं बनता। तो द्रवों के भीतर अनुप्रस्थ तरंगे नहीं बनती। इसलिए अगर आप देखेंगे तो जो साउंड है, साउंड तो गैसों में उत्पन्न की जा सकती, तो वो है अनुदैर्ध्य तरंग। यहाँ पे अनुप्रस्थ में देखेंगे तो गैसों में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, ये आपको कुछ ऐसे फैक्ट है जो ध्यान में रखने हैं। अब अगला है आपका अनुदैर्ध्य तरंग। जो साउंड वाला तरंग है वो इसी वाला टाइप का तरंग है। अनुदैर्ध्य मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जब माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर ही कंपन करे, जैसे तरंग की संचरण की दिशा ये है और इसी दिशा में ये कंपन कर रहा है ना, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से तो ये आपका ये है, ध्यान से देखिए, ये इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, ये आपका अनुदैर्ध्य तरंग। यहाँ पर थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल देखिए कैसे ट्रैवल कर रहा है। तो ये है आपका अनुदैर्ध्य तरंग, जो कि तरंग संचरण की दिशा ये है और कंपन भी इसी दिशा में हो रहा है। जबकि अनुप्रस्थ में क्या है, तरंग संचरण की दिशा ये था और ऊपर नीचे हो रहा है ना। तो ये चीज़ जो है वो आपको याद रखना है। स्प्रिंग में आप अगर देखेंगे तो स्प्रिंग को आप ऐसे हिलाएंगे तो अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा, और स्प्रिंग को अगर ऐसे धक्का देंगे तो वहाँ पर अनुदैर्ध्य तरंग बनेगा। तो साउंड कुछ इसी तरीके से जो है संचारित होती है। आते हैं अब टॉपिक पे। जब माध्यम के जो कण हैं वो तरंग संचरण दिशा के समांतर कंपन करे तो उसको हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। वह तरंग जिसमें माध्यम के कण आगे पीछे हो, सिंपल से भाषा में अगर हम कहें तो आगे पीछे उसी के दिशा में कंपन करते हैं जिस दिशा में तरंग गति करता है, तो हम उसको अनुदैर्ध्य करते हैं। जैसे ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल है। अनुदैर्ध्य तरंगे सभी माध्यम, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या फिर गैस हो, इसमें उत्पन्न होता है। जबकि हमने अनुप्रस्थ में क्या पढ़ा था कि ठोस में ही उत्पन्न होता है, द्रव में सिर्फ ऊपरी सतह में, और नीचे सतह में तो होता ही नहीं, और गैस में तो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव, गैस, ध्वनि के एग्जाम्पल याद रख लेना, आपको अनुदैर्ध्य तरंग का क्वालिटी याद हो जाएगा, फीचर्स याद हो जाएगा। तो अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव, गैस सब में उत्पन्न किया जा सकता है। अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न और विरलन पैदा करते हैं। जैसे उसमें ऐसे श्रृंग ऊपर वाला और नीचे गर्त होता था ना, इसी तरीके से अनुदैर्ध्य में जहां पर आपको ज्यादा घना दिखेगा उसको कहा जाता है संपीड़न, और जहां पर आपको कम घना दिखेगा, है ना, गैप ज्यादा दिखेगा यहाँ पर, उसको कहा जाता है विरलन। तो अनुदैर्ध्य में संपीड़न अर्थात कंप्रेशन, विरलन अर्थात रिफ्रैक्शन पैदा होता है। संपीड़न वाले स्थान पर माध्यम का दाब और घनत्व अधिक रहता है। यहाँ पे देखेंगे तो दबाव ज़्यादा दिखेगा और घनत्व भी आपको ज़्यादा दिखेगा, और यहाँ पर दबाव कम दिखेगा इसलिए घनत्व आपको कम देखने को मिलेगा। अब यहाँ तरंग दैर्ध्य की बात करें तो वहाँ पर अनुप्रस्थ में दो क्रमागत श्रृंग और गर्तों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते थे, और अनुदैर्ध्य तरंग में हम क्या कहेंगे, दो क्रमागत संपीड़न या फिर विरलन के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग का तरंग दैर्ध्य। यहीं पे ये चीज लिखा है, दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी तथा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी। वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप में उत्पन्न तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे इत्यादि अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण है। यहाँ पर एक बार और अच्छे से देख सकते हैं अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। हालांकि सब चीज़ मैंने आपको बता ही दिया था, एक बार और कंपेयर करके पढ़ लेते हैं क्या होता है अनुप्रस्थ तरंग, क्या होता है अनुदैर्ध्य तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, इसमें माध्यम के कण माध्यम स्थिति के गिर्द गति दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। जैसे कि ये तरंग संचरण की दिशा है और इसके लंबवत कंपन करते हैं, ये होता है अनुप्रस्थ तरंगे। इसमें माध्यम के स्थिति के गिर्द गति की दिशा के कंपन ही करते हैं, मतलब जो तरंग संचरण की दिशा है उसी पर ही कंपन करते हैं। ये जो हमने पढ़ लिया था, इसमें थोड़ा सा और हार्ड लैंग्वेज में लिख दिया है, सरल शब्दों में मैंने आपको बता दिया था। अगला है, यह क्रमशः श्रृंग और गर्त बनाते हैं। श्रृंग ये ऊपर का हिस्सा है ना, गर्त ये नीचे का हिस्सा, और ये क्या बनाता है, संपीड़न और विरलन। संपीड़न जहाँ पर घनत्व ज़्यादा और विरलन जहाँ पर घनत्व कम, तो संपीड़न और विरलन ये बनाता है। ये ठोस द्रव की ऊपरी सतह में होता है लेकिन गैस में तो होता ही नहीं, और ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है। यह तरंग ध्रुवित मतलब पोलराइज्ड हो सकता है। ये एक और फैक्ट याद रख लीजिएगा, अनुप्रस्थ तरंग ध्रुवित हो सकता है लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग ध्रुवित नहीं होता। माध्यम में दाब परिवर्तन नहीं होता। माध्यम में आप देखेंगे तो जहाँ पर यहाँ पर घनत्व ज़्यादा है वहाँ पर दाब ज़्यादा हो जाता है, दाब जो है यहाँ पर परिवर्तन होता है। अगला है ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण। ध्वनि तरंगों के बारे में थोड़ा सा और डिटेल करेंगे, मतलब क्या क्या और ध्वनि तरंगों की और खूबियाँ होती हैं, जैसे कि
तरंग दैर्ध्य के बारे में हमने देखा, उसी प्रकार से आवृत्ति, आयाम और वेग क्या होता है। एक इसका इंग्लिश नाम भी आप पढ़ लिया करें, कई बार जो एग्जाम में हमको इंग्लिश नाम हेल्प कर देता है। आवृत्ति, आयाम ऐसे नाम में कंफ्यूज हो गए तो आवृत्ति को फ्रिक्वेंसी, आयाम को एम्पलीट्यूड ऐसे करके याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ और फैक्ट पढ़ लेते हैं, जैसे संपीड़न के क्षेत्र में वायु का घनत्व अधिकतम तथा विरलन के क्षेत्र में वायु का घनत्व न्यूनतम होता है। ये हमने डिस्कस कर लिया था, जहाँ पर घनत्व ज़्यादा रहता है वो संपीड़न, घनत्व कम रहता है वो आपका विरलन। एक होता है गुणता अर्थात टिम्बर। ये चीज़ क्या है, किसी ध्वनि की गुणता उस ध्वनि द्वारा उत्पन्न तरंग की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। यह संगीत में ध्वनि का अभिलक्षण है। जैसे अलग अलग चीज़ से अलग अलग टाइप की ध्वनि निकलेगी, वो उसकी गुणता होगी, है ना। जैसे ये लोहे का एक ट्यूनिंग फोक है, इससे ध्वनि निकलेगी वो अलग रहेगा। फ्लूट से निकलेगी तो आप देखेंगे अलग टाइप का ध्वनि उत्पन्न होगा। वॉइस जो है वो अलग रहेगा, गिटार अलग रहेगा। हालांकि आपको ये दिया है वो इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे याद रखेंगे कि अलग अलग टाइप का जो ध्वनि है उसका जो गुणता है वो अलग रहेगा। तो किससे निकल रहा है उस पर डिपेंड करता है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको आप स्किप भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है वो आयाम, ये इंपॉर्टेंट है। आवर्तकाल, ये सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं, तो एमसीक्यूज कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड तरंग संचरण के कारण माध्यम के किसी कण का अधिकतम विस्थापन। यहाँ पर आपको क्या रखना है, आयाम में अधिकतम विस्थापन याद रखना है। माध्यम के किसी कण में जो अधिकतम विस्थापन रहेगा वो आयाम कहलाएगा। जैसे यहाँ पे अधिकतम विस्थापन ये है जहाँ पे स्ट्रिंग बन रहा है, तो ये जो अधिकतम विस्थापन ये वाला एरिया है ना, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी, ये जो तरंग है तो यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की जो अधिकतम विस्थापन की जो दूरी है वो कहलाता है आपका आयाम। आयाम की स्थिति में तरंग का घनत्व अधिक होता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर है। तो इसका एसआई मात्रक क्या है, मीटर है। जैसे ज़्यादा आयाम बनेगा तो घनत्व अच्छा हो जाएगा। इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये आयाम जैसे बढ़ता जा रहा है तो घनत्व भी बढ़ जाएगा, है ना। तो आयाम क्या है, आयाम की स्थिति में तरंग का घनत्व अधिकतम हो जाता है जैसे जैसे बढ़ता है, तो है ना। और इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ए से एम्पलीट्यूड हो गया और इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। अब है आपका आवर्तकाल, टाइम पीरियड। ये क्या होता है, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों द्वारा किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगा समय, ठीक है। अगर दो क्रमागत हम संपीड़न देख लेंगे, दो क्रमागत विरलन लिख लेंगे तो उसमें कितना समय लगता है, या फिर और सरलता से याद रख लो, माध्यम का कंपन करता हो कोई एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है ना। एक कंपन पूरा करने में, ये एक कंपन हो गया, तो कितना समय ले रहा है एक कंपन पूरा कंप्लीट करने में। तो एक कंपन कंप्लीट करने में जितना समय लेता है वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। इसको आप याद रख लीजिए, ठीक है। अब आवर्तकाल में टाइम पीरियड टी से टाइम, तो टी से इसको प्रदर्शित करते हैं और इसका ऐसा है मात्रक, टाइम का क्या होता है मात्रक, सेकंड होता है। तो सेकंड से ही आपको ये चीज़ याद रख लेना है। अब है आपका अगला आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ये क्या चीज़ होता है, एक सेकंड में उत्पन्न पूर्ण तरंगों की संख्या, है ना। ये किसी स्ट्रिंग या फिर गर्द की बात नहीं कर रहा, पूर्ण तरंगों की संख्या एक सेकंड में उत्पन्न। तो एक सेकंड में उत्पन्न पूर्ण तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और एक सेकंड में गुजरने वाले संपीड़नों तथा विरलनों की संख्या, क्योंकि संपीड़न और विरलन और स्ट्रिंग और गर्द ये सब मिला के तो पूरा एक कंप्लीट आपका तरंग बनेगा ना। तो उसको भी आपको डिटेलिंग में दे दिया है कि एक सेकंड में गुजरने वाले संपीड़न तथा विरलनों की संख्या को भी आवृत्ति कहते हैं। इसको न्यू से प्रदर्शित करते हैं और सामान्यतः इसको एन से भी प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। और पहले इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। हमने ये कहा था कि एक सेकंड में गुजरने वाले पूर्ण तरंगों की संख्या और इसका एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेकंड में हम अलग अलग कंपेयर करके पढ़ेंगे, कितना कितना हर्ट्ज से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये एक सेकंड में एक ही जो है तरंग पूरा किया, तो इसका वैल्यू आ गया 1 हर्ट्ज। ये एक सेकंड में क्या है, एक तरंग ये हो गया, अब ये दूसरा तरंग पूर्ण किया तो ये 2 हर्ट्ज का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक सेकंड में ये कितना तरंग पूरा करता है काउंट कर लो। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ और ये 4 हुआ, इसलिए ये
कितना आ गया 4 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसका जो एसआई मात्रक है हर्ट्ज है। आवृत्ति क्या होता है, 1 सेकंड में उत्पन्न पूर्ण तरंगों की संख्या, पूर्ण तरंगों की संख्या। ये लाइन बच गया था। ध्वनि की तीक्ष्णता, तारत्व जिसको पिच भी कहा जाता है, उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जितना अच्छा आवृत्ति होगा उसका तीक्ष्णता, तीखापन उतना ज़्यादा रहेगा। जैसे लड़कियों की आवाज़ की तीक्ष्णता ज़्यादा होती है लड़कों की कंपेयर में ना, मतलब लड़कियों की आवाज़ तीखा लगता है सुनने में, तीक्ष्णता तेज होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनकी आवाज़ में फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होता है। तो उसी चीज़ को हम पढ़ते हैं कि ध्वनि का तारत्व पिच क्या होता है। ध्वनि का तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। यह आवृत्ति के समानुपाती होती है, अर्थात ज़्यादा आवृत्ति होगा तो ऊंचा तारत्व और कम आवृत्ति होगा तो कम तारत्व। ज़्यादा आवाज़ तो ज़्यादा आपका पिच रहेगा, ज़्यादा आवृत्ति रहेगा तो आवाज़ बोली है ना। औरतों की आवाज़ देखेंगे तो तीक्ष्ण रहता है और उसका तारत्व ज़्यादा होता है, जबकि पुरुषों की आवाज़ का तारत्व कम होता है। तो ये इसका कारण है। अब हम आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच संबंध अगर देखेंगे तो आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच क्या संबंध होता है। अगर हम आवर्तकाल को टी लिखें और आवृत्ति को एन लिखें तो इसमें क्या संबंध होता है, टी बराबर 1/n, या इसको उल्टा कर देंगे तो n बराबर 1/t। ये आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध होता है। इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच क्या संबंध होता है। अब इस एक क्वेश्चन बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है 500 हर्ट्ज वाले तरंग दिया क्या है। हर्ट्ज आवृत्ति का मापा होता है, तो n बराबर दे दिया है आपका 500 हर्ट्ज। ठीक है, और इसका आवर्तकाल ज्ञात करना है, तो टी ज्ञात करना है। तो टी बराबर क्या होता है, 1/n। एन की वैल्यू 500 दे दी है तो 1/500 कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा 0.002। अब टी का जो है यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए सिंपली 1 से बटा कर देना, आंसर निकल जाएगा। अगला है ध्वनि तरंगों की चाल, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो हमको दूरी क्या ध्वनि का लेना है और समय क्या लेना है, इसी को समझकर हम इसकी चाल निकाल लेंगे। तो एक संपीड़न या फिर एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, जैसे एक संपीड़न है और एक विरलन है, तो एकांक समय में कितना दूरी तय करता है उसको हम दूरी मानेंगे। और तरंग की एकांक समय में तय की गई दूरी है ना, तो एक संपीड़न एक विरल द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी हो गए को तरंग की चाल कहते हैं। ठीक है, तो एक संपीड़न और एक विरलन जितना समय में, क्योंकि हमने संपीड़न और विरलन को देख लिया, दूरी ले लेंगे, और एकांक समय आवर्तकाल को हम समय ले लेंगे। तो एक संपीड़न या एक विलयन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को तरंग की चाल कहते हैं। हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो एक दोलन में पूर्ण करने में जो तरंग द्वारा चली गई दूरी है उसको हम तरंग दैर्ध्य मानते हैं। ठीक है, तरंग दैर्ध्य जो होता है ना उसको हम क्या ले लेंगे, दूरी ले लेंगे इसमें, और आवर्तकाल को हम ले लेंगे समय। तो अगर आपको तरंग की चाल में कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसको पढ़ने में कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो सिंपली क्या याद रखेंगे, मैं आपको और बता देता हूँ एकदम सरल तरीके से। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो हमने श्रृंग और गर्तों के बीच की दूरी, दो श्रृंग, दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी, दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी, दो क्रमागत संपीड़न के बीच की दूरी, दो क्रमागत विलयन के बीच की दूरी। बार बार मैं दूरी कह रहा हूँ, ये पढ़ा है ना, ये क्या होता है, लैम्डा होता है ना। तो इसलिए आप चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी की जगह आप क्या लग देंगे, तरंग दैर्ध्य लैम्डा, और समय आवर्तकाल वाला हमने पढ़ा था ना, उसका जो यूनिट है सेकंड होता है, तो वहाँ पर आवर्तकाल लिखेंगे। तो समय में हम आवर्तकाल लेंगे और दूरी में तरंग दैर्ध्य लेंगे, है ना। तो ये हो गया चाल बराबर, चाल को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, बराबर दूरी लैम्डा हो जाएगा जिसको हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं, और समय में t हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा v बराबर लैम्डा बाई टी। अब हम देखे थे कि जो आवृत्ति होता है, आवृत्ति जो होता है वो क्या होता है, आवर्तकाल का उल्टा होता है। तो n बराबर 1/t होता है। ठीक है, तो अगर हम 1/t के जगह इसको n लिख दें, v बराबर लैम्डा
गुणित 1/t ये है, और इस 1/t जगह जगह हम क्या लिख सकते हैं, v बराबर लैम्डा गुणित n भी लिख सकते हैं। इस तरीके से चाल बराबर आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य हो जाता है, क्योंकि n जो है आपका आवृत्ति है और लैम्डा जो है तरंग दैर्ध्य है। तो ये आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने में आसानी होगी। एक आध न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। किसी गैस माध्यम में स्रोत द्वारा 40,000 संपीड़न एवं 40,000 विलयन प्रति सेकंड निर्मित होते हैं। तो संपीड़न और विलयन दोनों मिला के क्या है, एक पूर्ण तरंग होगा। इसलिए अगर आप देखेंगे आवृत्ति क्या होता है, एक पूर्ण तरंग है ना। तो इसलिए हम देखेंगे 1 सेकंड में उत्पन्न पूर्ण तरंगों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। तो संपीड़न और विलयन दोनों को मिलाएंगे, 40,000 ये भी है, 40,000 ये भी है, तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 40,000 हो जाएगा। तो आवृत्ति n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 40,000 हर्ट्ज, जो कि 1 सेकंड में उत्पन्न पूर्ण तरंगों की संख्या है। ठीक है, अगला है यदि पहला संपीड़न स्रोत से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, दूरी मतलब तरंग दैर्ध्य लैम्डा दिया है आपका 1 सेंटीमीटर, लेकिन ध्यान देंगे हम इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसा कन्वर्ट करेंगे, इससे पहले क्लास में मैंने आपको बता दिया था कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिंपली आपको 100 से भाग देना है, तो 1/100 मीटर हो जाएगा। अब आपको क्या याद रखना है, आपको वेग निकालना है। तो अभी जस्ट मैंने आपको निकाल कर बताया था, v बराबर n गुणित लैम्डा होता है। v मतलब चाल हो गया, बराबर n क्या हो गया, आवृत्ति हो गया, और ये क्या हो गया, तरंग दैर्ध्य हो गया। निकाल लेते हैं चाल। आवृत्ति कितना दिया है, 40,000 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम याद करेंगे, ये 1/100 दिया है आपका n की वैल्यू, तरंग दैर्ध्य 1/100 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा, सब तो मिल गया, तरंग दैर्ध्य 1/100। ये आप कटा दीजिए, क्या मिल जाएगा, 400 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आसान है, एकदम से कैलकुलेट आप कर लेंगे। अगला है श्रव्यता परास, हियरिंग रेंज, है ना, जो सुनने का रेंज होता है उसको हम पढ़ेंगे। तो मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है आपका श्रव्य ध्वनि, जिसको हम ऑडिबल साउंड कहते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं। दूसरा होता है अश्रव्य ध्वनि, जिसको हम नहीं सुन पाते। तीसरा होता है आपका पराश्रव्य ध्वनि। तो ये क्या चीज़ें, तीनों एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला आपका श्रव्य ध्वनि, ऑडिबल साउंड, हम सभी आवृत्ति की ध्वनि को नहीं सुन पाते। मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परास अर्थात ऐसे ध्वनि जिसको हम सुन पाते हैं उसको श्रव्य ध्वनि कहा जाता है, जो कि लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ जंतु जैसे कुत्ते वगैरह होते हैं, वो 25 हर्ट्ज तक की ध्वनि को भी सुन सकते हैं। लेकिन साधारण मानव 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज इतना तक सुन सकता है। दूसरा है अश्रव्य ध्वनि, जिसको इंफ्रासाउंड कहते हैं। तो 20 हर्ट्ज से कम की जो आवृत्ति होती है उसको हम अश्रव्य ध्वनि कहते हैं, इंफ्रासाउंड। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से कम को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं, और जबकि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को हम पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो एक जो लिमिट है 20 से 20 किलो हर्ट्ज, वो श्रव्य ध्वनि हो गया, और 20 से जो कम है, 20 हर्ट्ज से कम, वो अश्रव्य ध्वनि हो गया, और 20 किलो हर्ट्ज से भी अगर ज़्यादा है तो वो पराश्रव्य ध्वनि हो गया। ठीक है, तो हम जैसे कि आगे देखें, डॉल्फिन, चमगादड़ जैसे कुछ जंतुओं के द्वारा पराध्वनि उत्पन्न की जाती है। शलभों या कीट पतंगों के श्रवण इंद्रिय अत्यंत सुग्राही होते हैं। ये चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की चींची की ध्वनि को सुन सकते हैं। तो जो चमगादड़ है वो पराश्रव्य ध्वनि जो है निकालती है। ठीक है, अगला है पराश्रव्य ध्वनि के अनुप्रयोग, कुछ एप्लीकेशंस की क्या काम आते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो पराश्रव्य उच्च आवृत्ति की तरंग है, ये ध्वनियाँ अवरोधों की
उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती है। अगर बीच में कोई अवरोध आ गया तो भी वो एक निश्चित पथ पर गमन कर सकता है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? जनरली उद्योगों में और चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनि का वृहद रूप से उपयोग किया जाता है। पराध्वनि प्राय उन भागों को साफ करने में उपयोग किया जा सकता है जिन तक सामान्य विधि से पहुंचना कठिन होता है। जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट अगर कर रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड जगह है जहाँ पर कोई डिवाइस नहीं पहुँच सकता है ना, कोई आपका औजार नहीं पहुँच सकता, कोई पुर्जा नहीं पहुँच सकता, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं पहुँच सकता, वहाँ पर ध्वनि के माध्यम से हेल्प लिया जा सकता है। पराध्वनि का उपयोग धात्विक पिंडों में छुपी दरारों तथा उसके अन्य दोषों का भी पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है। एक नाम आपने सुना होगा मेडिकल फील्ड में, ईसीजी, इसका पूरा नाम है इकोकार्डियोग्राफी। तो ये जो इकोकार्डियोग्राफी है, इसके रूप में भी पराध्वनि का ही उपयोग किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ईसीजी में किसका उपयोग किया जाता है, तो पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। इसको आपको याद रखना है। इस तकनीक में क्या किया जाता है? इस तकनीक में पराध्वनि का उपयोग किया जाता है और पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय के कंपन का प्रतिबिंब बनाया जाता है और उसको आगे ट्रीटमेंट में काम लाया जाता है। एक है आपका अल्ट्रासोनोग्राफी, ये भी आपने सुना होगा। तो यहाँ पर भी पराध्वनि का ही उपयोग किया जाता है। अगला है सोनार। सोनार का पूरा नाम क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ठीक है, सोनार का ये फुल फॉर्म है। तो सोनार को हम समझते क्या है? यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले, बहुत पहले की बात अगर हम करें तो जहाज बहुत टकरा जाते थे। टाइटैनिक के बारे में आपने सुना होगा। टाइटैनिक जो है आपका बर्फ से टकरा गया, क्योंकि पहले ज़माने में वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। दूरदर्शी से जो है आपका देखा जाता था कि आगे कोई हेडल्स वगैरह तो है नहीं, है ना, कोई बाधा तो नहीं है। लेकिन अब क्या है, सोनार आ गया। तो सोनार बता देता है कि अगर आगे कोई दिक्कत है, कोई बाधा है, तो पहले से जहाज को बता देता है। तो इसको हम कहते हैं सोनार। इस टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं। इस यंत्र में एक प्रेषित, जिसको कहते हैं ट्रांसमीटर, और एक संसूचक जो होता है रिसीवर होता है, और इसे किसी नाव या फिर जहाज में लगा दिया जाता है। जैसे ये जहाज है तो यहाँ पर आपका लगा दिया जाएगा प्रेषक, यहाँ पर संसूचक। अब यहाँ पर नीचे ये डेटा जाएगा, तरंग जाएगा, और गहराई मापकर ये ऊपर आ जाएगा। तो एक बार जाएगा डी, एक बार आ जाएगा डी। तो ये 2D दूरी तय करेगा, है ना। यहाँ पर जैसे कोई बर्फ है तो ये बता देगा, ऐसे जाएगा तरंग और परावर्तित होकर वापस आ जाएगा। तो प्रेषित पराध्वनि तरंग उत्पन्न करता है और उसे प्रेषित करता है। ये तरंगें जल में गमन करती है तथा समुद्र तल से पिंड से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर संसूचित द्वारा ग्रहण विद्युत संकेतों में परावर्तित कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? प्रेषित द्वारा तरंग को भेजता है और वो सतह से टकराकर फिर वापस आ जाता है और विद्युत तरंग में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से दूरी का पता चल जाता है। तो प्रेषण और संसूचन के बीच समय अंतराल ज्ञात कर पिंड की बीच की दूरी की गणना की जा सकती है। तो यहाँ पर जो समय बराबर दूरी बटा चाल, इससे समय हो गया टी, दूरी 2D, एक बार डी जाएगा एक बार डी आएगा, तो 2D बटा चाल को हम लिखते हैं v। तो जो गहराई है d, किस तरीके से निकाल दिया जाता है? इस v को इधर ले जाओ आप, है ना। तो क्या हो जाएगा? d बराबर v t बटा, ये दो नीचे आ जाएगा। तो ये जो d का फॉर्मूला है, यहाँ से आप गहराई निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अनुसंधान टीम द्वारा समुद्र गहराई में सोनार संसूचक से सिग्नल प्रेषित किया जाता है। सिग्नल सिग्नल 6 सेकंड में वापस आता है। क्या क्या गिवन डेटा है वो दे दिया है। टी की वैल्यू दे दिया है 6 सेकंड। यदि समुद्री जहाज में ध्वनि की चाल 1500 मीटर सेकंड है ना, तो वी दे दिया आपका 1500 मीटर पर सेकंड। तो समुद्र की गहराई ज्ञात करें। तो अभी जस्ट हमने फॉर्मूला क्या निकाला था? टी बराबर 2D बटा वी। क्या दिया? टी दे दिया 6 सेकंड बराबर 2 गुणित डी बटा वी है आपका 1500। तो यहाँ पर डी की जो वैल्यू वो आप निकाल सकते हैं। डी बराबर हो जाएगा आपका वी टी बाई 2, वी दिया आपका 1500 गुणित 6 बाई 2।
तो दो एकम दो, दो तीन है ना, 15 तिया 4500। 4500 किस में आ जाएगा, मीटर में ये दिया है तो 4500 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 4.5 किलोमीटर। ये आपकी डी की वैल्यू हो जाएगी। अब एक है आपका ध्वनि बूम। ठीक है, ध्वनि बूम क्या होता है, ध्वनि बूम प्रघाती तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्फोटक शोर है। बहुत जोर से जो शोर आता है, जैसे कि वायुयान हो गया, जब गोली आप चलाएंगे, रॉकेट आदि चलेगा, तब क्या है इतना तेज ध्वनि आता है जैसे आपका अगर कोई कांच का खिड़की है तो वो भी टूट जाएगा। ठीक है, तो कुछ वायुयान, गोलियां, रॉकेट आदि पराध्वनि चाल से चलते हैं। पराध्वनि चाल आपको बताया था ना, ध्वनि, पराध्वनि, ये सब क्या क्या होता है। तो पराध्वनि चाल मतलब 20 किलो हर्ट्ज से भी ऊपर है ना। तो पराध्वनि का तात्पर्य वस्तु की उस चाल से है जो ध्वनि की चाल से तेज ज़्यादा होती है। ये वायु में बहुत तेज आवाज़ पैदा करता है जिन्हें प्रघाती तरंगे कहते हैं। ठीक है, और यह जबरदस्त ध्वनि ऊर्जा का उत्सर्जन भी करता है जो खिड़की के शीशे को भी तोड़ सकता है। जैसे आप इस इमेज में आप देख सकते हैं, अगर इतना तेजी से गति करेगा, मतलब ध्वनि की चाल से भी ज़्यादा अगर गति रहेगा वायुयान में, तो बहुत तेज आवाज़ पैदा करेगा। और इतना जो तेज आवाज़ पैदा करेगा उसी को कहा जाता है प्रघाती तरंग। और प्रघाती तरंग के द्वारा ही उत्पन्न विस्फोटक शोर को कहा जाता है ध्वनि बम, जो कि उसमें इतना ऊर्जा रहता है कि खिड़की के शीशे तक को तोड़ सकता है। तो ये आप देख रहे हैं इमेज, इस तरीके से ही हमको पैदा होती जो ध्वनि सुनाई देता है। जैसे आपने जो रॉकेट का इतना आकाश में चलता है, दूर से ही उसका शोर सुनाई देता है, तो सोचिए पास से वो कितना ज़्यादा शोर करता होगा, वही आपका ध्वनि बूम। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज भी हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला एमसीक्यूज है, जब ध्वनि तरंगे माध्यम में संचरित होती है तब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ऑप्शन है आपका, माध्यम के कणों का स्थानांतरण होता है। तो माध्यम के कणों का स्थानांतरण नहीं होता। जैसे ठोस के कण हैं वो अपनी जगह में रहेंगे, द्रव के कण हैं अपनी जगह में रहेंगे, कणों का स्थानांतरण नहीं होता। ऊर्जा का एक कण से दूसरे कण में स्थानांतरण होता है। क्यों? क्योंकि ध्वनि भी एक तरीके का ऊर्जा है, तो ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। अगला है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि क्या कहलाती है। तो आप याद रख लेना, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। इससे कम को और इससे ज़्यादा को, ठीक है, क्या क्या कहा जाता है, इससे ज़्यादा को पराश्रव्य, और इससे कम को हम क्या कहते हैं, इससे कम वाली आवृत्ति को हम कहते हैं अश्रव्य ध्वनि। ठीक है, तो ये जो दूसरा है उसका आंसर आ जाएगा अश्रव्य ध्वनि। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। दो क्रमागत संपीड़न या फिर विरलनों के बीच की दूरी को हम लैम्डा अर्थात तरंग दैर्ध्य के नाम से जानते हैं। संचारित तरंग के वेग v, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य के संबंध में क्या होता है। तो हमने v का वैल्यू निकाला था ना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो v बराबर हमने निकाला था इस तरीके से, n और आपका फोर्थ नंबर, हाँ, तो n और लैम्डा ये हमने निकाला था। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, तो ये आंसर आ जाएगा। ध्वनि तरंगे संचरित नहीं होती है। तो ध्वनि तरंगे ठोस में संचरित होती है, वायु में भी, द्रव भी, निर्वात में नहीं, अंतरिक्ष में नहीं, क्योंकि ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए। अगला है, कंपन करती हुई वस्तु का आवर्तकाल अगर 0.05 सेकंड है तो आपको तरंग की आवृत्ति बताना है। तो आवृत्ति बराबर क्या होता है, आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल होता है। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, आवर्तकाल दिया है, आवृत्ति निकालना है, तो 1/0.05 आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका 20 हर्ट्ज। ठीक है, अगला है, ध्वनि क्या है, ध्वनि पदार्थ है, गति है, ऊर्जा है, या फिर क्या है। तो ध्वनि एक तरीके का ऊर्जा है। अगला है, ध्वनि संचरण के लिए अच्छा माध्यम क्या है, लकड़ी का बुरादा, मिट्टी, लोहे का तार या कागज। तो ध्वनि ठोसों में जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा उसमें अच्छे से पैदा होगा, है ना, या फिर माध्यम उसमें अच्छे से चलेगा, तो लोहे का तार ऑप्शन आ जाएगा। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, ये मैंने आपको अच्छे से बताया, इसको याद रखिएगा। अगला है, ध्वनि का वेग किसमें सबसे अधिक होगा, ठोस, द्रव, गैस या फिर निर्वात। तो ठोस में सबसे अधिक होगा। ठीक है, इसके अलावा भी हम बहुत सारे एमसीक्यूज और डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को हम इतना ही रोकते हैं। ठीक है, और अगर आपने पेड क्लास ज्वाइन नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करके आपको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड
करना है। वहाँ पे आपको प्रयोगशाला परिचारक, CGPSC, CGWAPM और जो भी क्लास आप चाहते मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत होगा इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।